आज का लेक्चर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियों के साथ स्टार्ट करेंगे। लक्ष्मी की या दुर्गा की वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी वो मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? कि भारत का गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी एक वीरांगना थी। सच्चा वीर वो होता है जो अपने कोई भी प्रलोभन में आकर अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है। वो अपने कार्य में पूरा आत्मविश्वास, कर्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ और स्वाभिमानी रहता है। कुछ ऐसी ही थी रानी लक्ष्मीबाई। उनका जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। बचपन में उसे मणिकर्णिका और मनु के नाम से भी पुकारा जाता था। 1857 के विप्लव में सबसे बड़ी क्रांतिकारी और नायिका में सबसे पहला जो नाम लिया जाता है तो उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले की जंग में वो अंग्रेजों से मारी गई थी और तब पुरुष प्रधान देश होता था, पुरुष जो बोलते थे वो होता था। तब भी 23 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे राज्य की कारोबार अपने हाथ में ले ली थी और उनको अपने राज्य में मेरी झांसी किसी को नहीं दूंगी, उसके अपने राज्य के बारे में पढ़ी थी, इसीलिए वो अंग्रेजों के सामना करती थी। और आज के समय में सबसे बड़ी स्त्रियों को प्रेरणा स्रोत जो देती है वो है रानी लक्ष्मीबाई। तो आज जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा लेखक है विष्णु प्रभाकर, उसने भी हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई का ही एक एकांकी माने एक नाटक हमारे यहाँ प्रस्तुत किया है, जो हमारा चैप्टर है और उसका नाम है स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव। और उनके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। और साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी का क्या मतलब होता है? आपने सबने सुना होगा एकांकी, पर एकांकी का मतलब क्या होता है? जो नाटक एक अंक का हो उसे एकांकी या एकांकी नाटक कहा जाता है। इंग्लिश में उसे वन एक्ट प्ले भी कहा जाता है। और अब हम विष्णु प्रभाकर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं के पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचना ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह,
जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि, ये सब विष्णु प्रभाकर की जो फेमस रचनाएं हैं उनके बारे में था। विष्णु प्रभाकर की रचना में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या लिखना चाहते हैं, ऐसी सरल भाषा में वो लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्वराज्य की नींव मतलब जो हमने स्वतंत्रता हासिल की है उसके लिए नींव, हमारे घर पे हम मकान बनाते हैं। जब कभी हम मकान बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गड्ढा खोद के क्या करते हैं? हाँ, मकान की नींव बनाते हैं। गुजराती में जेने पायो नाखो एम कहेवाय ने, ऐसे वो नींव कहा जाता है। तो ऐसे ही भारत में भी जब कभी जो नींव रखी गई है वो स्वराज्य की नींव किसने रखी है? रानी लक्ष्मीबाई ने। किस तरह से? वो अकेली स्त्री थी जो अंग्रेजों के सामने उस समय पे लड़ रही थी। और ये भी देखो, इसीलिए उसे वीरांगना भी कहा गया है, फ्रीडम फाइटर भी कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे स्वराज्य की नींव मतलब कि अंग्रेजों से आजादी लेने के लिए जो चहलकदमी करनी थी वो उसी की बात यहाँ पे की गई है। यह एक एकांकी है, माने कि नाटक है। तो इसका दृश्य मानो कि एक एक्ट बज रहा है, नाटक बजा जा रहा है। इस तरह से इसका वर्णन किया है कि मानो कि कोई स्टेज पर आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे इसका निरूपण किया हुआ है ताकि आपको ऐसा लगे कि यह आपके सामने यह नाटक चल रहा है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव के पत्थर बनकर जन समाज में देश प्रेम एवं नवजागरण की भावना जगाने में अपने सार्थकता समझते हैं। सिर्फ यहाँ पे स्वराज्य प्राप्त नहीं करना है, बल्कि सिर्फ क्या करना है? स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है कि हमको दूसरों को दिखाना है कि हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं। तो आइए चलो अब हम एकांकी की ओर पर चढ़ते हैं और चलते चलते पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पात्र हैं। यहाँ पे है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या, रघुनाथ राव और यहाँ पे सेना नायक लिखा है, पर सेना नायक के कोई संवाद यहाँ पे हमारे वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होता है? मानो कि एक स्टेज पर ये एक कर रहे हैं लोग और उसका वर्णन करते हैं, ऐसे कि यहाँ पे लिखा गया है। रंगमंच पर भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। रंगमंच पूरी तरह से सज गया है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। कैंप माने तंबू, टेंट। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। देखो, अब वो एक्ट स्टार्ट हो रहा है।
हम भी कोई एक्ट देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो इंक्लूड आते हैं, सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पे भी प्ले स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई और उनकी फ्रेंड जूही दोनों स्टेज पर आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई थोड़े क्रोधित होते थे और क्रोध में मानो कि क्रोध की अवस्था में वो स्टेज पर आ रहे थे और साथ दोनों ने लाल कुर्तियां पहनी हुई थी सैनिक की वेशभूषा में। वो भी एक अभी रानी ना रहकर एक सैनिक बन चुकी थी, वैसे ही वो स्टेज पर प्रवेश कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई और जूही। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कलापी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी बार बार दूर चली जाती है। यहाँ पे 3 शहर के नाम दिए गए हैं, झांसी, कलापी, कालपी और ग्वालियर। तो झांसी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक शहर है। यह शहर झांसी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा में स्थित है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये अंदर आता है। और था ग्वालियर। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में से एक माना गया है। यह शहर उसके दुर्ग के लिए प्रचलित है। और तीसरा है कालपी। कालपी प्राचीन शहरों में से एक शहर है और उसे हमारे वेद व्यास का जन्मभूमि भी माना गया है। कहा गया है कि कालपी पुराने समय में, प्राचीन समय में उसे कालप्रिया भी कहा जाता था और इससे उसका संक्षिप्त रूप करके वहां पे उसका नाम दे दिया गया कालपी। और साथ में वो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो ये थी इन तीनों शहरों के बारे में कुछ जानकारियां। तो यहाँ पे क्या कहा है कि मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही। जूही को कहती है मेरे देखते देखते क्या हो गया। हाथ में से झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है मंजिल। तो इसका क्या अर्थ होगा, लक्ष्य। तो जो मेरा लक्ष्य है कि मैं झांसी किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने राज्य किसी को नहीं दूंगी, वो पास आकर भी कहीं हमसे दूर जा रहे हो, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई को लग रहा था। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है। अड़ जाना, कहा ना कि हिमालय अड़ जाता है, तो अड़ जाना। तो इसका क्या मतलब होता है, किसी बात को मनवाने की जिद करना। किसी बात को मनवाने की जिद करना।
देखो यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती है कि स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण में हिमालय अड़ जाता है। माने कि वो किसी बात पर अभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर दूं, कोई ना कोई ऐसी चीज मुझे कमजोर कर देती है, कोई ना कोई ऐसी चीज मेरे सामने आ जाती है कि मैं मेरी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे क्या कहा है कि हिमालय अड़ जाता है, तो किसी बात का रुकावट बनती है, किसी न किसी बात की रुकावट बन जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। यहाँ पे दूसरा मुहावरा है थप्पड़े मारना। इसका क्या मतलब होगा? समस्या को तेजी से उभरना, समस्याओं को तेजी से उभरना। यहाँ लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं स्वराज्य को पाने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई रुकावट बन जाती है, कोई ना कोई समस्या तेजी से मेरे सामने आने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है माझी, नाविक। माझी तो क्या कहते हैं कि जो माझी होते हैं, जो नाविक होते हैं, मानो कि मेरे जो सैनिक होते हैं वो थक जाते हैं। ये सारी स्वराज्य प्राप्त करने के लिए मैं जो कोई मेरे सामने मुश्किलें आए उससे पार लगाना चाहती हूँ, तब तक मेरे सैनिक जो मेरे साथी हैं वो मेरा साथ छोड़ देते हैं, माने कि वो थक जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज माने जहां आसमान और धरती का मिलन होता है उसे क्षितिज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। लपटें माने कि ज्वाला। अब जूही को देख, अपने आप जूही को कहती है कि मुझे तो स्वराज्य प्राप्त करना ही है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए वो सारी मुश्किलों का सामना भी करती है, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए तो वो उसका सामना करने के लिए तैयार है और वो करती भी है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। यहाँ पे प्रकृति का वर्णन किया हुआ है। विष्णु प्रभाकर ने यहाँ पे प्रकृति का वर्णन किया है कि किस तरह से यहाँ पे सारा माहौल बना हुआ है। ज्वाला फट रही है, माने कि सारा युद्ध के हिसाब से पूरा जो माहौल है वो गर्मा गया है। प्रलय की भूमिका है। यहाँ एक और शब्द दिया है प्रलय, माने सर्वनाश। तो मानो कि चारों ओर से सर्वनाश होने वाला है, ऐसी भ्रांति होती है। लेकिन भाव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में
ऐशो आराम से मशगूल है। कि यहाँ पे वातावरण देखो कितना गमगीन हो गया है कि चारों ओर युद्ध का माहौल है, फिर भी जो राव साहब है वो ऐशो आराम में मशगूल है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है ऐशो आराम। उसका क्या मतलब होगा? भोग विलास। उनको कोई परवाह नहीं है कि झांसी जाती है तो जाए, ग्वालियर जाता है तो जाए, कालपी जाती है तो जाए, पर वो अपने जो भोग विलास है, ऐशो आराम है, उनमें से बाहर नहीं निकल रहे। बाहर देखते ही नहीं कि युद्ध का माहौल किस तरह से छिड़ा हुआ है और चारों ओर मानो कि रक्त ही रक्त है, ऐसा माहौल बन गया है। फिर भी राव साहब है वो अपने ऐशो आराम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। सहसा अचानक। तो क्या कहते कि ये अपने आवेश में क्रोध में आकर बोले ही जा रही है लक्ष्मीबाई कि ये हो रहा है, राव साहब देख नहीं रहे। तो हम कई बार बात करते करते एकदम से चुप हो जाते हैं। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई भी अपना क्रोध निकालते निकालते एकदम से अचानक से शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मौन हो जाने के बाद जूही कुछ बोलना चाहती है, वो बोलने जा रही थी, तभी महारानी फिर से बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैंने वचन दिया था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। हाथ से निकल जाना। हाथ से निकल जाना, तो उसका क्या मतलब होता है? लाभ न ले पाना। लाभ न ले पाना। लाभ ले पाना। लेकिन आज उनके हाथ से झांसी जा चुकी थी। अब ग्वालियर का एक ही किला था जो रानी के पास था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी मैं कभी भी अपनी झांसी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आने दूंगी। लेकिन आज वो झांसी अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं अकेली हो चुकी हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। राव साहब भी अपने ऐशो आराम में पड़े हुए हैं, वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा है और कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं अकेली हूँ तो क्या हूँ, कोई मेरे सामने तो आ जाए, मैं देख लूंगी। इस तरह का व्यवहार वो करती है कि मैं अकेली तो अकेली सही, मैं अपनी झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता है? तब जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? जूही कहती है कि आप निराश क्यों हो रहे हो, आप अकेली कहाँ हो, हम सब आपके साथ है। आप गीता पढ़ती है, फिर भी आप निराश क्यों हो रही है? भगवत गीता पढ़ती है वो, तो बोल रहे हैं कि उसमें भी कहा है कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि आप गीता पढ़ रही है तो उसमें
निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर आऊंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? देखो, अब रानी लक्ष्मीबाई भी कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन मैं झांसी लेकर आऊंगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अंग्रेजों से अपनी झांसी लेकर आऊंगी। और तब कहती है, क्या कहती है कि उस दिन बाबा गंगादास ने क्या कहा था मुझसे? बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को गंगादास ने क्या कहा था। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देना पूरा वाक्यांश कि कहाँ से, वो पूरा पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करना है कि गंगादास ने क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, तब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यहाँ पे जो साधु संत की बात कर रही है, उन्होंने कहा था कि जब तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में ये उच्च नीच का, छुआछूत का, अनटचेबल का जो व्यवहार हो रहा था, पहले के समय में ऐसा था कि कोई अछूत लोग को छू ले तो उसे पवित्र स्नान करना पड़ता था, घर पे जाके तुरंत नहाना पड़ता था। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसा नहीं है कि हम किसी को बुझाए और छू के तो वापस घर पे जाके नहाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर पहले के समय में ऐसा था, उच्च नीच, ये उच्च है, ये नीच है, माने कि ये अमीर है, ये गरीब है, ऐसा सारे भेदभाव होते थे। तो गंगादास ने भी यही कहा था कि जब तक ये सारे भेदभाव रहेंगे, तब तक और जब तक हमारी विलासप्रियता छोड़कर, हमारे मौज शौक छोड़कर हम जनसेवक यानी कि जनता की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा। स्वराज्य हमें तभी मिलेगा जब हम जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे और बलिदान देंगे। यहाँ पे तीनों शब्द दिया गया है, लेकिन यहाँ राज्य के बारे में कहा है। एक राजा की ओर से आपको क्या करना है उसके बारे में कहा गया है कि राजा को प्रजा की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए अपने आप से बलिदान देना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए कि जिससे उनकी प्रजा सुखी हो। लेकिन महारानी अब जो ही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। तो यहाँ पे एक और शब्द दिया गया है कि भूमि तैयार करना। मतलब क्या है? आधार बनना। अब जूही कहती है, साथ में गंगादास ने यह भी कहा था कि भले हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें स्वराज्य की आधार बनना है, स्वराज्य की का आधार बनना है। स्वराज्य से बढ़कर स्वराज्य की नींव रखना है, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। हमें स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। हमें चहलकदमी करनी है किस बारे में? कि स्वराज्य के बारे में। सफलता और सफलता देव के हाथ में है। यहाँ पे शब्द दिया गया है देव। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर।
इसका मतलब होता है ईश्वर। तो अब कहती है जूही, सफलता और असफलता किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। हमें भी कई बार पता होता है कि हम जितना भी ट्राई करें हमें सफलता हासिल नहीं होती है, और हम चाहें तो भी हम सफल, ना चाहते हुए भी हम सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। जूही समझाती है लक्ष्मीबाई को कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में। इससे अच्छा हम स्वराज्य प्राप्त करने से अच्छा हम स्वराज्य की नींव बने। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वो हमारा अधिकार है। वो कहती है वो हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। वो कहती है कि शाबाश, मुझे यही आशा थी कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं निराश हूं तो आप मुझ में आशा जगाएगी, इसीलिए वो खुश हो जाती है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सैनिकों के हाथ से निकल गई है। केवल ग्वालियर का किला ही एक झांसी के लक्ष्मीबाई के हाथ में है। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आने देना चाहती थी। रानी को दुख है इस बात का है कि उसकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब अपनी ऐशो आराम में अपनी सेना के साथ नहीं हैं, अपने राज्य के साथ नहीं हैं, और साथ ही उन्हें बाबा गंगादास की चेतावनी याद आती है कि हमें स्वराज्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपने ऐशो आराम छोड़ ना दे, प्रजा के सेवक ना बन जाए, उनके लिए त्याग ना करें, तपस्या ना करें, तब तक हमें स्वराज्य नहीं प्राप्त होगा। तो अब जूही निराशा से आशा की ओर ले जाती है। तभी रानी लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर कहती है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। देखो, अभी भी क्रेडिट किसको दे रही है? जूही को दे रही है, और उनके साथ जितनी स्त्रियां हैं उन्हें दे रही है कि कह रही है कि जिस तरह से आप स्वराज्य की नींव बन रहे हैं वो एक महानता का कार्य है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो मेरे जीवन काल में आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? अभी इस बात का तो उन्हें डर नहीं है कि वो मारे जाएंगे तो क्या होगा। वो इतना तो जानते हैं कि मैं और मेरी साथ जो स्त्रियां हैं वो स्वराज्य की नींव रखेंगे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इस बात से निराश है कि उनके पास इतनी सेना है, तात्या तोपे जैसे सेनापति है, फिर भी उनके अनुशासन में नहीं है। वो लोग अनुशासन में नहीं, क्योंकि राजा राव साहब ऐशो आराम में पड़े हैं और जो राव साहब करेंगे वैसा ही वो सेनापति करेंगे, तो इसीलिए वो सब अनुशासन में नहीं है। अब उनके पास सिर्फ एक ग्वालियर का किला ही था जो उनके पास बचा था, शायद वो भी आज से चला जा रहा है, वो ऐसा देख रही है। वो कहती है कि हम चाहकर भी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप जानती हो क्यों? आप जानती हो क्यों? ऐसा रानी लक्ष्मीबाई पूछ रही है जूही से। जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। जब रानी लक्ष्मीबाई ने क्वेश्चन करा कि आप जानती हो कि हम
स्वराज्य प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तब जूही कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, हम सब विलासिता में, मतलब कि हम ऐशो आराम में डूब गए हैं, इसीलिए हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर का प्रवेश होता है। एक लड़की जो स्टेज पर मुस्कुराते हुए आ रही है, उसका नाम है मुंदर। उंदर नहीं, मुंदर। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? विलासिता में डूबे हुए राव साहब, बंदा के नवाब, सेनापति तात्या। मुंदर आते ही बोलती है कि किसने कहा हम विलासिता में डूबे हैं? वो कह रही कि हम विलासिता में नहीं डूबे हैं, विलासिता में डूबे हैं, अपने शौक मौज शौक में पूरे हुए हैं। कौन है? राव साहब, तात्या तोपे और बंदे के नवाब। हम तो हमारे राज्य की सेवा में ही हैं, लेकिन ये सारे लोग हैं जो ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। जूही कहती है कि नहीं, सेनापति नहीं, क्योंकि जूही सेनापति से प्रेम करती है, इसीलिए वो उनकी तरफदारी कर रही है। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ना। यहाँ पे शब्द दिया गया है पक्ष लेना। इसका मतलब क्या हुआ? तरफदारी करना। मुंदर मुस्कुराती है, बोली मैं समझ गई कि तू ऐसा क्यों कह रही है और तू क्यों उनकी तरफदारी कर रही है। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाना ही नहीं जा सकता। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है तथ्य। मानो कि सत्य। जूही थोड़े क्रोध स्वर में बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो तो मुझे कहना ही पड़ेगा। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते, माने कि अपने सेठ मालिक मानते हैं, जो वो कहेंगे वही वो करते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, माने कि वो कहती है कि आप उनको अपना स्वामी मानते हो। हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है कि स्वामी। स्वामी का मतलब होता है कि अपने आदर्श होना, अपने स्वामी होना, अपने सेठ होना, मालिक होना। तो जूही कहती है, क्योंकि जूही तात्या से प्रेम करती है, इसीलिए कहती है कि हाँ, मैं उनको स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, स्वराज्य को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को और अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। देखो, वो अपने प्यार को भी ठुकराने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि मैं महारानी के लिए और अपने देश के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगी, और मैं कर चुकी हूँ। शक पकाकर अचानक से, जूही, तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था
मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है। वो कहती है कि तूने अपना स्वामी मान लिया है तो जो है वो ऐसो आराम में जिंदगी बिता रहे हैं तो तू उसे समझाती क्यों नहीं है कि हमें अभी ऐसो आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें युद्ध करने की जरूरत है। ऐसा तुम क्यों उसे समझाते नहीं हो। मैंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था, तुमने तो बुरा ही मान लिया। इसमें कोई बुराई मानने की चीज नहीं है। जूही ने उन्हें अब लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका था मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह से दुष्कार दिया था। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, दुष्कारना। दुत्कारना, दुत्कार मतलब कि तिरस्कार करना। अब रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने उन्हें रोका था, कहा था, लेकिन इसका आंसर देते हुए कहा कि जब राव साहब ने, क्योंकि जूही एक अच्छी डांसर थी इसीलिए, उस समय पे तो कुछ टीवी मोबाइल ऐसा नहीं था, इसीलिए ऐसे डांसर को डांस करने के लिए बुलवाते थे। और जूही भी अच्छी डांसर थी, इसीलिए राव साहब ने जब सेनापति तात्या को कहा था कि जूही को बुला के आओ, तब सेनापति आए थे और सेनापति को जूही ने मना कर दिया था, उनका तिरस्कार कर दिया था। हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि अगर मुझे स्वराज्य के लिए नाचना पड़ेगा तो मैं नाचूंगी, मैं अपनी कला का प्रदर्शन करूंगी, लेकिन किसी विलासिता को अपने आनंद के लिए मैं अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करूंगी। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहता है उसको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। अगर कोई मुझे ऐसा करने को कहेगा तो उसको मैं ठोकर मार दूंगी, माने कि उसका तिरस्कार कर दूंगी, ऐसा जूही कहती है। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास होके एक ऊंडी आह भरकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर ही हम उनकी मनोदशा दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यहाँ पे एक शब्द है कि कचोटना, माने कष्ट होना। साथ ही मदहोशी, उसका मतलब होता है नशे में होना। तो यहाँ पे क्या कह रही है रानी लक्ष्मीबाई, ठोकर तो नहीं मार सकती, उनका तिरस्कार तो नहीं कर सकती मैं, यही दर्द है जो हमें कचोट रहा है, कि यही दर्द है,
यही बात है जो हमें कष्ट पहुंचा रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी को दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अगर हम उनको तिरस्कार कर देते तो वो नशे में से बाहर आ जाते तो इसमें बात ही क्या थी। अगर हम किसी को अपने को समझाने जाएं तो वो हमारी बात नहीं मानते हैं। एक बार ठोकर खाएंगे, बाद ही अपने आप समझ जाएंगे। इसीलिए लक्ष्मीबाई यही कह रही है कि हमें उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। इसी बात का तो दुख है। तो आज हमने स्वराज्य की नींव पाठ का अभ्यास करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे थे कि स्वराज्य की नींव मतलब लक्ष्मीबाई जो थी वो अपने झांसी किसी को देना नहीं चाहती थी और वो इसी चिंता में खोई हुई थी और वो कह रही थी कि मैं जितना भी चाहे कोशिश कर लूं, स्वराज्य उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। जितनी भी कोशिश कर लूं, स्वराज्य उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। जूही उसको निराश न होने की बात कहती है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। तभी लक्ष्मीबाई गंगादास की बात याद दिलाती है कि जब तक हमारे समाज में कुरिवाज है, उच्च नीच के और ये सारे जो रिवाज है, भेदभाव है, वो नहीं जाएंगे, हम विलास प्रियता नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हमें त्याग, तपस्या और सेवा बनकर रहना होगा। तभी जूही कहती है कि साथ में गंगादास ने यह भी समझाया था कि स्वराज्य ही प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा लक्ष्य है स्वराज्य की नींव बनना, और हमें वो नींव बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी यह बात सुनकर रानी लक्ष्मीबाई खुश हो जाती है और जूही को शाबाशी देती है और बाद में कहती है कि ये सारे जो राव साहेब है, तात्या है और नवाब है, बंदे के नवाब, वो सारे विलासिता में डूबे हैं। अगर ये लोग विलासिता में नहीं डूबे होते तो हमारे पास इतनी सेना है, ऐसे सेनापति है जिससे हम अंग्रेजों का सामना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं और कहते हैं कि फिर बाद में मुंदर आती है। मुंदर कहती है कि सेनापति और ये सारे लोग विलासिता में डूबे हैं, तो मुंदर उनका विरोध करती है। साथ ही लक्ष्मीबाई मुंदर से कहती है कि जूही ने सही कार्य किया है और वो तात्या को ठुकरा रही है, क्योंकि वो अपने देश को अपना स्वामी मानती है। और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई यह कहती है कि हम अगर इन लोगों को ठोकर मार दे तो वो लोग सुधरेंगे नहीं, उन्हें दूसरों से एक बार ठोकर खाने दो तभी वो सुधरेंगे। यहाँ तक हमने आज पढ़ा। तो आज का होमवर्क है चैप्टर नंबर 5 के शब्दार्थ और मुहावरे पूर्ण करें या कीजिए। चैप्टर 5 के शब्दार्थ मुहावरे पूर्ण कीजिए। अब यह बात कहने के लिए फोन मत करना कि आपने जो बोर्ड पे लिखवाए वही करने हैं।
नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिए हैं वो सारे करने हैं। यदि मैंने जो लिखवाया है उसमें ज्यादा है तो आप ये भी उसमें साथ में लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।